राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। आज जिस आयोग को हमें पढ़ना है उस आयोग का क्या नाम है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इंग्लिश में इसके लिए नाम उपयोग किया जाता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। क्लियर? देखो, आयोग तो पढ़ना ही है, ये तो आपको पता है। इसके पहले एमपीपीएससी में पहले मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम हुआ करता था, जो कि 2019 के बाद से इनको क्या कर दिया गया है? ख़त्म कर दिया गया है। जब वो अधिनियम था तो उस अधिनियम से इतने सारे सवाल आते थे कि धाराएं पूछता था, न्यायालय के बारे में पूछता था, मानव अधिकार आयोग के बारे में पूछता था, हर चीज़ अलग अलग समय पे अलग अलग बातें उसने पूछा। क्योंकि अब अधिनियम ख़त्म हो गया है और अधिनियम ख़त्म हुआ है परंतु आयोग तो है, और आयोग का जो गठन होता है वो उस अधिनियम की बहुत सारी धाराओं से ही इसके बारे में पूरी बातें बताई गई हैं। जो गठन होगा वो भी अधिनियम की धाराओं के माध्यम से ही होगा। आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति भी किसी न किसी धारा के माध्यम से होगी। तो हम उस अधिनियम की कुछ धाराओं को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ पे चीज़ों को कवर करेंगे। एकदम उसको छोड़ना नहीं है, उन चीज़ों को भी साथ में लिंक करते हुए चलना है कि अगर खुदा ना खास्ता आपसे पूछ ही लिया जाए कि मानव अधिकार आयोग का गठन किस धारा के तहत किया जाता है 1993 के अधिनियम के अंतर्गत, तो फिर क्या जवाब दोगे? तो हम जितनी भी चीज़ें यहाँ पे पढ़ेंगे उन सब में हम क्या करेंगे? धाराओं को भी थोड़ा थोड़ा मेंशन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो ये है आपका मानव अधिकार आयोग के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज। और इसको समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा आपको मानव अधिकारों के बारे में। क्या है मानव अधिकार? आयोग तो बाद में पढ़ेंगे हम, सबसे पहले पढ़ना जरूरी है कि क्या है आपके मानव अधिकार। आप सब जानते हैं कि व्यक्ति शुरू में इतने पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं होते थे, और हमारे यहाँ तो बहुत बाद में हुए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों में तो पहले से ही बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और चूँकि हर देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी ने राज किया ही किया है, कहीं राजतंत्र है तो कहीं गणतंत्र है, तो कोई देश किसी का गुलाम था, तो कोई कुछ था, तो कोई कुछ था। अलग अलग समय में चीज़ें चलते रही। और समय जैसे जैसे बढ़ते गया, बदलते गया, तो लोग क्या होने लगे? अवेयर होने लगे, समझदार होने लगे। उनको अपने अधिकारों को लेके चीज़ें समझ में आने लगी कि हमारे पास ये अधिकार हैं और हमें दिए भी नहीं जा रहे हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर अपने जीवन में उन्नति करना है, अपनी नैतिकता में विकास करना है, अपना नैतिक जीवन बढ़ाना है, या अपनी नैसर्गिकता को अगर बढ़ाना है, या अपनी आत्म उन्नति करना है, खुद को डेवलप करना है, तो उसके पास कुछ ना कुछ अधिकार होना चाहिए। जैसे आप यहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि आप अपने जीवन में विकास कर पाएँ, अपने आप को विकसित कर पाएँ, नॉलेज भी हो, और इस नॉलेज के दम पे आपको नौकरी मिलेगी तो आपको पैसा मिलेगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। तो कहीं ना कहीं शुरुआत आपके किसी न किसी अधिकार के माध्यम से हो रही है कि आपके पास शिक्षा का अधिकार है, और शिक्षा का अधिकार से ही आपको जीवन जीने का अधिकार भी मिल रहा है, जीविकोपार्जन का भी, आपको जीवन में कमाई करने का भी आपको अधिकार मिल रहा है, और एक बेहतरीन जीवन, गरिमामय जीवन जीने का अधिकार भी आपको मिल रहा है। तो केवल आप समझ पा रहे हैं कि छोटी छोटी बातों से ही आपका पूरा जीवन लिंक हुआ है, और वो छोटी छोटी बातें हैं आपके अधिकार। क्योंकि पहले व्यक्ति इतने समझदार नहीं थे तो उनको पता नहीं था कि हमारे अधिकार क्या हैं और किन अधिकारों की बात हम कर रहे हैं। पर समय बदला, धीरे धीरे करके लोग अवेयर हुए, समझदार हुए, तो उनको उनके अधिकारों के बारे में पता भी चलने लगा। तो मानव अधिकार वे अधिकार हैं जिनसे किसी व्यक्ति का नैसर्गिक जीवन का विकास होता है, जिनसे किसी व्यक्ति की आत्मोन्नति होती है, उसके जीवन में डेवलपमेंट आता है, विकसित होता है, उसके नैतिक जीवन में वृद्धि होती है। और ये जिन अधिकारों के माध्यम से ये चारों बातें होती हैं, उन्हीं अधिकारों को हम कहते हैं मानव अधिकार। जिसमें आप देखें, शिक्षा का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, सभा करने का अधिकार है, आपको बोलने का जो अधिकार दिया है ये आपका मानव अधिकार है, साथ में मौलिक अधिकार तो है ही। तो मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक अधिकार एक अलग कॉन्सेप्ट है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये मानव अधिकार पढ़ रहे हैं। मौलिक अधिकार जितने भी होंगे, हो सकता है मानव अधिकार होंगे, और जितने मानव अधिकार हैं वो सारे हो सकता है कि मौलिक अधिकार भी होंगे। इसमें तनाव लेने वाली बात नहीं है। हमें तो केवल ये समझना है कि मानव अधिकार हैं क्या। तो वे अधिकार जो आपको आपके ही जीवन में विकास करने के लिए, आपको आपके नैतिक जीवन में विकास करने के लिए,
आपको आपके आर्थिक जीवन में विकास करने के लिए, आपको आपकी ही उन्नति करने के लिए दिए जाते हैं, वे सब अधिकार आपके कहलाते हैं मानव अधिकार। उदाहरण के रूप में मैंने आपको बता दिया है, जैसे यहाँ बैठ के आप सब लोग पढ़ रहे हो, ये पढ़ने का अधिकार भी आपका मानव अधिकार है, मौलिक अधिकार तो है ही है। सभा करने का अधिकार, अगर किसी व्यक्ति को कुछ सम्मेलन करना है, सभा करना है, उसको करने का अधिकार भी क्या है, उसका मानव अधिकार है। तो ये कहलाते हैं आपके क्या, मानव अधिकार। अब सवाल ये उठता है कि चूंकि हमें पता तो है कि मानव अधिकार मिले हैं, पर हमें कब ये मानव अधिकार दिए गए और कब इनको कानूनी रूप से हमें बताया गया कि हाँ ये अधिकार हैं, और अगर ये अधिकार आपको नहीं दिए जाते तो आप इसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। कब, सवाल उठता है ये। तो शुरुआत करेंगे हम यूएन की महासभा से, संयुक्त राष्ट्र महासभा से। जब व्यक्तियों को पता चल गया मानव अधिकार के बारे में कि हाँ मानव अधिकार होना चाहिए, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को एक महासभा बुलाया, और उस महासभा में पूरे देश के व्यक्ति, जिसमें हमारा भारत भी शामिल हुआ, और ये जो महासभा हुई थी पेरिस में हुई थी। पेरिस भी संयुक्त राष्ट्र नेशन के अंदर है। तो उस पेरिस में संयुक्त राष्ट्र नेशन की जो महासभा हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा हुई, उस महासभा में भारत समेत बहुत सारे देश शामिल हुए, और उन बहुत सारे देशों ने मिलके आपस में ये तय किया कि व्यक्तियों के पास जो मानव अधिकार होना चाहिए वो ये मानव अधिकार होने चाहिए। किसी भी व्यक्ति के पास एटलीस्ट इतने मानव अधिकार तो होने चाहिए। तो उसमें लिखा गया और एक जारी किया गया घोषणा पत्र, और उस घोषणा पत्र में वे सभी मानव अधिकार मेंशन किए गए जो एक व्यक्ति को मिनिमम इतने तो मिलने ही चाहिए, जिसमें शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का, सुरक्षा का, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। अगर आपके किसी अधिकार का हनन हो जाता है तो उसके विरोध में भी आप कहाँ जाके उसकी शिकायत करेंगे, ये भी आपका अधिकार है, जिसको आप संवैधानिक उपचार का अधिकार कहते हैं, आर्टिकल 32। ये सब क्या है, मानव अधिकार हैं। तो आप इसको अगर शुरुआती तौर पे देखेंगे तो ध्यान देंगे हम 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव अधिकारों की क्या की गई, घोषणा पत्र जारी किया गया। घोषणा पत्र को जारी किया गया। कब किया गया, 10 दिसंबर 1948 को। इसीलिए 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये सब कुछ आप जानते हैं। चूंकि 10 दिसंबर को मानव अधिकारों की घोषणा पत्र जारी किया गया था, इसलिए 10 दिसंबर को आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस भी 10 दिसंबर को मनाते हैं। हमारे यहाँ राष्ट्रीय मानव अधिकार को भी 10 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ये कई बार पेपर में आता है। तो घोषणा पत्र जारी हो गया मानव अधिकार को लेके, लोगों को पता चल गया कि हाँ ये मानव अधिकार है, परंतु ये एक प्रकार से ग्लोबल लेवल पे जारी किया गया, किसी पर्टिकुलर देश के अंतर्गत जारी नहीं किया गया कि हाँ कि भारत के अंदर ये होगा, अमेरिका के अंदर ये होगा, या चाइना के अंदर ये होगा, श्रीलंका के अंदर ये होगा, ऐसा जारी नहीं किया गया। एक आम सहमति से घोषणा पत्र जारी किया गया। अब हर देश के पास ये पावर है, हर देश के पास ये शक्ति है कि वो अपने अपने देश में अपने अपने हिसाब से चीज़ों को लागू करे। इसीलिए इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए, इसमें और सशक्तता, इसमें और सुव्यवस्थित करने के लिए 1991 में एक और समझौता किया गया, जिसे बोला जाता है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता। एक बार फिर से सभी देश पेरिस में एक बार फिर से इकट्ठे हुए, और पेरिस में इकट्ठे होने के बाद इन सभी ने क्या किया, निर्णय किया कि मानव अधिकार जो हमें दिया गया है घोषणा पत्र के माध्यम से, इन मानव अधिकारों के लिए कौन से सिद्धांत होने चाहिए और इसके लिए कौन कौन से कार्य किए जाने चाहिए। तो जैसे ही 1991 में पेरिस समझौता हुआ, उस समझौते में मानव अधिकार को लेके कुछ सिद्धांतों को जारी किया गया। इसी कारण से इस समझौते का एक नाम पड़ा पेरिस सिद्धांत। पेरिस सिद्धांत। पेरिस सिद्धांत नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि मानव अधिकारों को लेके
यहाँ पे क्या हुआ, सिद्धांतों को जारी किया गया और इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से प्रत्येक देश को ये आदेश भी दे दिया गया कि आप अपने देश में अपने अपने हिसाब से मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए कानून बना लो, चाहे तो आयोग बना लो, चाहे तो आपको जो समझ में आता है कर लो, परंतु मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए, ताकि किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकार का हनन ना हो, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। और यही काम को आगे बढ़ाने के लिए 1991 में पेरिस समझौता हुआ और हर एक देश को ये आदेश दे दिया गया। अब हर देश, चाहे अमेरिका अपने हिसाब से करेगा, ब्रिटेन अपने हिसाब से करेगा, श्रीलंका अपने हिसाब से, हम अपने हिसाब से, भारत अपने हिसाब से, सब ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने लेवल पे काम किया। तो हमने भारत में क्या किया, आप देखेंगे इसी पेरिस समझौते के सिद्धांत के अनुरूप, कहाँ से मिला हमें सिद्धांत, पेरिस सिद्धांत के अनुरूप भारत में मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए, मानव अधिकारों की रक्षा करने के लिए एक आयोग का गठन होगा, जिस आयोग का नाम होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। यहाँ तक सबको बात क्लियर है कि मानव अधिकार आयोग का जो गठन किया गया है वो पेरिस सिद्धांत के अनुरूप किया गया है और वो पेरिस सिद्धांत में कहा गया था कि मानव अधिकारों की सुरक्षा के लिए कुछ भी करो, आप आयोग बनाओ, चाहे कानून बनाओ, जो आपके देश में उचित हो सकता है आप वो बनाओ। हमने क्या किया, हमने राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को बनाया ताकि मानव अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। अब चूंकि हमारे देश में ऐसे ही आयोग नहीं बनते, आयोग हमारे यहाँ, आपको मैं शुरू में ही बता चुका हूँ, तो आयोग हमारे यहाँ 3 प्रकार के ही आयोग देखने को मिलेंगे आपको। पहला आयोग संवैधानिक आयोग, जिसके बारे में संविधान में दिया गया है। दूसरा आयोग वैधानिक आयोग, जिसको किसी न किसी कानून के माध्यम से बनाया गया है, कोई विधेयक के माध्यम से बनाया गया है। और तीसरा आयोग होता है गैर संवैधानिक आयोग, जिसको केवल घोषणा मात्र से बना दिया जाता है। परंतु देखिए, यहाँ पे घोषणा मात्र से मानव अधिकार आयोग को इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि ये कहीं ना कहीं अधिकारों की बात थी, और अधिकारों को एटलीस्ट जब तक आपको कोई व्यक्ति लिखित रूप में ना दे दे तब तक आप उस चीज़ को मानते नहीं हैं। इसीलिए अधिकारों को भी एक लिखित रूप देने के लिए, ताकि हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, किसी भी व्यक्ति को ये डाउट ना हो कि क्या सही है या गलत है, क्योंकि बोली बुलाई बातों पे तो कोई यकीन करेगा नहीं। घोषणा में कौन यकीन करता है, और नेताओं के यकीन को मानता भी कौन है। अगर वही चीज़ किसी कानून में लिख दी जाए तो वो नेता क्या, नेता का बाप भी मानता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को गठित करने से पहले, अभी तो मानव अधिकार आयोग गठन भी नहीं हुआ है, इस आयोग के गठन करने की चर्चा भारत में चली रही थी। उसी समय राष्ट्रपति ने अपनी अध्यादेश जारी करने की शक्ति का इस्तेमाल किया और 28 सितंबर, ध्यान रखेंगे इस डेट को, 28 सितंबर 1993 को एक अध्यादेश जारी किया। किसने किया, राष्ट्रपति ने। ये जो अध्यादेश जारी किया गया, इस अध्यादेश में साफ साफ लिख दिया गया कि भैया भारत के अंतर्गत एक राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन करना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति ने अपने आर्टिकल 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उनके पास, उस शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने 28 सितंबर 1993 को अध्यादेश जारी कर दिया राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के गठन के लिए। चूंकि आयोग की बात थी और अध्यादेश जारी हो चुका है, तो आप जानते हैं अध्यादेश अगर जारी कर देता है राष्ट्रपति तो उसकी वैलिडिटी 6 माह तक होती है, और अगर उस 6 माह के अंदर उसे संसद में पेश नहीं किया जाएगा तो राष्ट्रपति उसको क्या करेगा, अगले 6 माह के लिए या तो बढ़ा भी सकता है या तो निरस्त भी कर सकता है। परंतु उस अध्यादेश को कानूनी रूप अगर देना है आपको, तो उसके लिए आपको उसे संसद में पेश करना पड़ेगा। इसी अध्यादेश को जो राष्ट्रपति ने मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए जारी किया था, इसे संसद में पेश किया गया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में पास हुआ, और अंतिम रूप से आप देखेंगे 8 जनवरी 1994 को, 8 जनवरी 1994 को इसे राष्ट्रपति ने मोहर लगा के पारित कर दिया, प्रकाशित कर दिया। तो शुरुआत कहाँ से हुई है हमारे यहाँ मानवाधिकार आयोग के गठन की? 28 सितंबर 1993 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, और उस अध्यादेश के माध्यम से मानवाधिकार के संरक्षण के लिए कदम उठाने की बात कही गई। आयोग बनाओ, कानून बनाओ, कोई बड़ी बात नहीं। संसद में जब ये अध्यादेश को बिल बना के पेश किया गया
8 जनवरी 1994 को इसे पास भी कर दिया गया और ये 8 जनवरी 1994 को हमारे देश के लिए प्रकाशित कर दिया गया। परंतु इसमें एक बात कह दी गई कि ये जो कानून होगा 28 सितंबर 1993 से ही लागू माना जाएगा। भूतलक्षी कानून कहा जाता है ऐसे कानूनों को कि जिसको पहले से ही लागू माना जा रहा है। पेश तो हुआ था 28 सितंबर 1993 को, पास हो रहा है आप देखेंगे 8 जनवरी 1994 को, 5-6 महीने का गैप हो रहा है। तो 94 में भले ही इसको लागू किया गया, 94 में भले ही इसे पास किया गया, परंतु लागू इसे पहले से ही माना जाएगा। कब से माना जा रहा है? 28 सितंबर 1993 को। तो हमारे यहाँ पे मानवाधिकार के गठन के लिए जो बिल लेके आए थे उसे हम मानते हैं 28 सितंबर 1993 से ही लागू माना गया। यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? चलिए, ये चीज़ तो यहाँ पे आपने समझ लिए कि एक अध्यादेश आया और अध्यादेश को एक कानूनी रूप दिया गया और 8 जनवरी 1994 को पास भी कर दिया गया और लागू भी हो गया। वो कानून कौन सा था इस बारे में जान लीजिए। ये जो कानून पेश किया गया है, इस कानून का नाम था मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। यही वो अधिनियम है जो अध्यादेश के माध्यम से पारित किया गया और इसी अध्यादेश के माध्यम से इसे कानूनी रूप भी दिया गया और 28 सितंबर 1993 से इसे लागू भी माना जाता है। तभी तो हम इसको कह रहे हैं 1993 का अधिनियम। अधिनियम का नाम क्या है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। जब ये अधिनियम पास कर दिया गया और इस अधिनियम में ही कह दिया गया कि हमारे भारत में मानव अधिकार के संरक्षण के लिए एक आयोग गठित करना पड़ेगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि किसी कानून के माध्यम से राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक क्या बन रहा है? कानूनी आयोग बन रहा है, वैधानिक आयोग बन रहा है। इसीलिए इसके पास कहीं ना कहीं न्यायिक शक्ति आपको देखने को जरूर मिलेगी। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें भी समझ में आएंगी। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इसकी पृष्ठभूमि आपने समझा मानव अधिकार आयोग की शुरुआत में आप देखेंगे 10 दिसंबर 1948 को यूएन महासभा द्वारा एक घोषणा पत्र जारी किया गया मानव अधिकारों को लेके। ये शुरुआती दस्तावेज था जिसमें पहली बार मानव अधिकार के बारे में बताया गया। और याद रखना, मानव अधिकारों को राज्य द्वारा नहीं दिया जाता या कोई भी देश अपने हिसाब से मानव अधिकार नहीं देता। व्यक्तियों के पास खुद मानव अधिकार होते हैं। राज्य का ये दायित्व है कि वो उन मानव अधिकारों की रक्षा करे, या राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वो उन मानव अधिकार का क्या करे? सुरक्षित करे। तो राज्य द्वारा मानव अधिकार नहीं दिए जाते या मानव अधिकारों को उद्भवित नहीं किया जाता। इसके बाद आप देखेंगे इसी मानव अधिकार की प्रक्रिया में उसको और सुव्यवस्थित रूप देने के लिए प्रत्येक देश को ये आदेश दिया गया 1991 के पेरिस समझौते के द्वारा कि आप अपने अपने देश में क्या करें? मानव अधिकार की सुरक्षा के लिए कानून बनाओ, चाहे आयोग बनाओ, जो आपको लग रहा है करो। उसी पेरिस सिद्धांत के अनुरूप हमारे भारत देश में राष्ट्रपति ने 28 सितंबर 1993 को एक अध्यादेश जारी कर दिया। उस अध्यादेश को फिर संसद में पेश किया गया और 8 जनवरी 1994 को उसे संसद द्वारा पास कर दिया गया। जब पास हो गया तो उसे किस रूप से पेश किया गया था? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के नाम से। तो ये कानून के रूप में पेश किया गया जिसे 8 जनवरी 1994 को पास कर दिया गया। परंतु ये कब लागू हो गया? शुरुआती तौर में ही लागू हो गया। ये 28 सितंबर 1993 से ही इसे लागू माना जाता है। इस प्रकार ये अधिनियम को पास किया गया। तो अब शुरू करेंगे हम मुख्य रूप से मानव अधिकार आयोग के बारे में। सबसे पहली बात हम समझेंगे कि इस आयोग का गठन कब किया गया। गठन मतलब इस आयोग की स्थापना कब की गई, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डेट देखेंगे 12 अक्टूबर 1993 को इस आयोग का गठन किया गया। और इस आयोग का जो गठन किया गया, ध्यान रखना, पेरिस सिद्धांत के अनुरूप किया गया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि पेरिस सिद्धांत क्या है। अगर आपने पेरिस सिद्धांत नहीं समझा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। और पेरिस सिद्धांत के बारे में अपन ने अभी थोड़ी देर पहले समझा है। 12 अक्टूबर 1993 को पेरिस सिद्धांत के अनुरूप भारत में एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम था राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग।
क्योंकि आप इस बारे में समझ चुके हैं कि एक कानून के माध्यम से इसे बनाया गया है, कानून के माध्यम से बनाया गया है, तो वो कानून का क्या नाम है? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस अधिनियम का उपयोग करते हुए, और इस अधिनियम की कौन सी धारा? इसी अधिनियम की धारा क्रमांक 3 का उपयोग करते हुए एक आयोग का गठन किया गया, जिस आयोग का नाम है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ध्यान रखना, 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो आया, उस अधिनियम के अध्याय 2 धारा क्रमांक 3 में साफ लिखा हुआ है कि भारत में एक आयोग होगा जिसका नाम होगा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। किस धारा में दिया गया है? धारा क्रमांक 3 में। और इसका गठन कौन करेगा? सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि 12 अक्टूबर 1993 को मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा क्रमांक 3 का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया गया। केंद्र सरकार द्वारा इसका गठन किया गया। ध्यान रखना है, धारा 3 का उपयोग करते हुए 12 अक्टूबर 1993 में केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया जिसका नाम है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है, इसके बाद आप समझेंगे कि इस आयोग का मुख्यालय कहाँ है। अगर इसी अधिनियम के अंतर्गत अगर आप गौरपूर्वक पढ़ते हैं तो आयोग के मुख्यालय की भी बात धारा 3 में ही कही गई है। साफ शब्दों में लिखा गया है कि आयोग का जो मुख्यालय होगा, वो मुख्य मुख्यालय जो उसका होगा वो होगा दिल्ली में। आयोग का जो मेन ऑफिस होगा, जो मेन हेडक्वार्टर होगा, जो मेन इसका जो कार्यालय होगा, वो होगा दिल्ली में। परंतु आयोग के अध्यक्ष के पास और केंद्र सरकार के पास इतना अधिकार होगा कि भारत के किसी भी क्षेत्र में अगर उन्हें लगता है कि हमें इसका एक और मुख्यालय बनाना चाहिए, कहीं और इसका मुख्यालय बनाना चाहिए, तो वो इस मुख्यालय को शिफ्ट कर सकते हैं। अध्यक्ष के पास भी ये पावर है और केंद्र सरकार के पास भी पावर है, क्योंकि अध्यक्ष के पास इसकी कार्रवाइयों की भी पावर होती है। अगर अध्यक्ष चाहे तो मानव अधिकार की जितनी भी कार्यवाही होंगी, जितने भी मामलों की सुनवाई होगी, वो तमिलनाडु के किसी पेड़ के नीचे जाके भी उसकी सुनवाई कर सकता है। उसके पास इतनी पावर है। और केंद्र सरकार के पास इतनी पावर है कि इसका जो मुख्य मुख्यालय जो दिल्ली में बना है, इसके अलावा भी भारत के अंदर कहीं भी किसी भी क्षेत्र में वो क्या बना सकता है? इसका मुख्यालय बना सकता है। तो वर्तमान में मानव अधिकार आयोग का, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे दिया गया है? आपको दिल्ली में दिया गया है। आगे देखेंगे इस आयोग की प्रकृति क्या है। आयोग की प्रकृति का तात्पर्य ये हुआ कि ये आयोग कैसा है। आप सब जानते हैं कि इस आयोग का गठन एक अधिनियम के माध्यम से किया गया है, एक कानून के माध्यम से किया गया है। इसलिए ये कैसा आयोग हुआ? एक संवैधानिक आयोग हुआ। वैधानिक आयोग हुआ। इसी वैधानिक आयोग को सांविधिक भी कहा जाता है। सांविधिक आयोग भी कहा जा सकता है। सांविधिक और विधिक दोनों ही एक है, तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक कानून के माध्यम से हुआ है और उस कानून की धारा क्रमांक 3 का उपयोग करते हुए इसका गठन किया गया है। इस कारण से ये आयोग कैसा हुआ? एक कानूनी निकाय हुआ, एक सांविधिक आयोग हुआ, वैधानिक निकाय हुआ। ठीक है, इसके बाद आप समझेंगे इस आयोग के अंतर्गत हमने देखा कि ये आयोग की प्रकृति हमने देख ली, इस आयोग का मुख्यालय देख लिया, इस आयोग का गठन देख लिया। अब देख लीजिए इसका मंत्रालय, किसी न किसी मंत्रालय के अधीन तो होगा ही होगा। ये भारत का एक मंत्रालय है जिसका नाम है गृह मंत्रालय, जिसे कहा जाता है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री या गृह मंत्रालय। भारत का गृह मंत्रालय जो होगा इस आयोग का नोडल एजेंसी के रूप में काम करेगा। मतलब NHRC जो होगा भारत की होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत रहते हुए काम करेगा। होम मिनिस्ट्री द्वारा ही इसे पूरी पावर दी गई है, होम मिनिस्ट्री द्वारा ही इसे क्या दिया गया है? इसको संचालित किया जाएगा। हालांकि इसके लिए कानून है, दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु कोई तो ऐसा मंत्रालय हो जो इसको फंड भी दे, कोई तो ऐसा मंत्रालय हो जो इसके लिए काम भी करे। तो इसके लिए जो प्रमुख जिम्मेदार मंत्रालय बनाया गया है, उस मंत्रालय का नाम क्या है? गृह मंत्रालय।
यहाँ तक क्लियर है। आगे आएंगे इसकी संरचना के बारे में। संरचना का तात्पर्य होता है कि इस आयोग में कौन व्यक्ति होगा और कितने कितने व्यक्ति होंगे और वो व्यक्ति कैसे कैसे होंगे, इसे कहते हैं संरचना। आयोग में कौन व्यक्ति कितने कितने होंगे और उनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, इस बारे में आपको समझना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आयोग की संरचना की अगर बात करें तो आयोग की संरचना भी आपको धारा क्रमांक 3 में ही दी गई है। धारा क्रमांक 3, और किस अधिनियम की धारा की बात कर रहा हूँ मैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा क्रमांक 3 के अंतर्गत आयोग की संरचना का भी प्रावधान दिया गया है, जिसमें साफ लिखा हुआ है कि आयोग इन लोगों से मिलकर बनेगा। किन किन लोगों से? जिसमें एक अध्यक्ष होगा, 5 इसमें पूर्णकालिक सदस्य होंगे, पूर्णकालिक सदस्य, और इसके अलावा इसी में 7 पदेन सदस्य होंगे। पदेन सदस्य मुख्य रूप से इसमें होते हैं 7 पदेन सदस्य। वर्तमान में आप देखेंगे तो 6 पदेन सदस्य इसमें काम कर रहे हैं। कौन कौन काम कर रहे हैं अभी अपन देखेंगे, ध्यान देंगे। इस आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 5 पूर्णकालिक सदस्य होंगे और 7 पदेन सदस्य होंगे। ये आयोग की संरचना है। इतने व्यक्तियों से मिलके ये आयोग काम करेगा। इस आयोग में इतने व्यक्ति मिलके इस आयोग को चलाएंगे। इसके अलावा इसमें एक कार्यपालक अधिकारी, जिसको आप CEO कहते हैं, वो भी होगा। मुख्य कार्यपालक अधिकारी, या जिसे महासचिव आप कह सकते हैं, महासचिव, या आप इसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कह सकते हैं, कार्यपालक अधिकारी भी कह सकते हैं। ये व्यक्ति भी इसमें सदस्य सचिव के रूप में काम करेगा, परंतु इसे आप आयोग के सदस्यों में शामिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी है आपके आयोग की संरचना की। अब शुरुआत करेंगे हम इसके अध्यक्ष की, कि कौन व्यक्ति इसका अध्यक्ष हो सकता है। ध्यान देंगे, ये जो अध्यक्ष है इसके लिए एक ही कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि वह व्यक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड कौन होना चाहिए? मुख्य CJI होना चाहिए, मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। ध्यान रखिए किसकी बात कर रहा हूं मैं, कि ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा हो और वर्तमान में वो क्या हो चुका है? रिटायर्ड हो चुका है, सेवानिवृत्त हो चुका है। ऐसा व्यक्ति इसका अध्यक्ष बन सकता है। आप जानते हैं इसी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के लिए जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में पेश किया गया था, इसमें 2 बार संशोधन हुए हैं। कब कब संशोधन हुए हैं? पहला संशोधन हुआ था इसमें 2006 में, और अभी हाल ही में वर्ष 2019 में इसमें संशोधन किया गया। और जो संशोधन किया गया 2019 में, उसमें कुछ बातें इसके लिए बदल दी गई। क्या बातें बदल दी गई? कि शुरुआत में आप देखेंगे ये जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, ये इनकी संख्या पहले 4 हुआ करती थी पहले। वर्तमान में इनकी संख्या 1 बढ़ा दी गई है, जो कि 5 हो गई है। ठीक है, अब आप देखेंगे अध्यक्ष के बारे में। 2019 के पहले, वर्ष 2019 के पहले इस अधिनियम में, इस एक्ट में ये लिखा था कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कभी रहा हो और वर्तमान में वो क्या हो गया है? रिटायर्ड हो चुका है या फिर सेवानिवृत्त हो चुका है। केवल एक कंडीशन थी, परंतु 2019 में जब इसमें संशोधन किया गया तो इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया गया। पहला पॉइंट तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो होगा वो रिटायर्ड हो गया होगा। उस रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश को इसका क्या बना सकते हैं? हम अध्यक्ष बना सकते हैं। 2019 के बाद जो संशोधन किया गया 2019 में, एक पॉइंट इसमें और जोड़ दिया गया। क्या कहा गया? कि सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश जो कि या तो कार्यरत है या फिर वो क्या हो गया है? सेवा निवृत्त हो चुका है, सेवा निवृत्त हो चुका है। ध्यान दो, एक बार फिर से समझने की कोशिश करो। मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा हो
या कभी रहा हो या वर्तमान में है। 2 व्यक्ति जो कि मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन सकते हैं। कौन कौन बन सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो चुका है वो न्यायाधीश इसका क्या बन सकता है? अध्यक्ष बन सकता है। और दूसरा वो व्यक्ति बन सकता है जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहा है और वो न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश जो वर्तमान में वहाँ पे काम कर रहा है, या सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो चुका है, सेवानिवृत्त हो चुका है, वह व्यक्ति भी इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो सेकंड पॉइंट है ये 2019 में संशोधन के माध्यम से इसको जोड़ा गया है, इसलिए ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो चुका है वो बनेगा अध्यक्ष, और सुप्रीम कोर्ट का कार्यरत या रिटायर्ड जो वर्तमान में काम कर रहा है वो भी बन सकता है, या कोई अन्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो चुका है वह भी इसका अध्यक्ष बनने की योग्यता रखता है। ये व्यक्ति इसके क्या बन सकते हैं? अध्यक्ष बन सकते हैं। इसके बाद देखेंगे 5 पूर्णकालिक सदस्य। कौन कौन पूर्णकालिक सदस्य बनेंगे? पहला सदस्य कौन होगा इसका? सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश, मतलब सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई अन्य न्यायाधीश। कैसा न्यायाधीश होना चाहिए? या तो वो कार्यरत होना चाहिए या फिर वो रिटायर्ड होना चाहिए। एक सदस्य इस आयोग में जो होगा वह कौन बनेगा? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड होगा वो तो केवल क्या बनेगा? यहाँ पे अध्यक्ष बनेगा। रिटायर्ड जो काम करेगा मुख्य न्यायाधीश वो नहीं बनेगा। ठीक है। सदस्य की हम बात कर रहे हैं। जो 5 पूर्णकालिक सदस्य हैं उन 5 में से एक व्यक्ति कौन होगा? जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत न्यायाधीश है, या तो वो वहाँ पे काम कर रहा होगा उसे भी ले सकते हैं, या कोई न्यायाधीश रिटायर्ड भी हो गया होगा तो उसे भी ये अपने सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। एक बात। दूसरा सदस्य जो होगा यहाँ का, दूसरा सदस्य जो होगा वह व्यक्ति कौन होगा? हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कैसा? कार्यरत हो सकता है कोई, या फिर रिटायर्ड हो सकता है। हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, किसी भी हाईकोर्ट का, हमारे वर्तमान में अगर हम देखें हमारे भारत में 25 हाईकोर्ट है, 25। हाल ही में जो अभी बना है अपना अमरावती हाईकोर्ट, उसको भी मिला लें तो 25 हैं टोटल। उन 25 हाईकोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, 25 में से किसी भी एक न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा हाईकोर्ट का, उसे ये शामिल कर सकते हैं। अब वो मुख्य न्यायाधीश करंट का भी हो सकता है, वर्तमान में काम करने वाला भी हो सकता है, या तो कोई हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो रिटायर्ड हो चुका है उसे भी ये अपने सदस्य के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। 2 व्यक्ति हो गए हैं। एक सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश या तो कार्यरत होना चाहिए या रिटायर्ड होना चाहिए। दूसरा सदस्य हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश या तो कार्यरत होना चाहिए या रिटायर्ड होना चाहिए। तीसरे सदस्य की बात कर रहा हूँ मैं, तीसरा और चौथा और 5वां, ये 3 सदस्य की अगर हम बात करें तो ये वो व्यक्ति होंगे जिनको मानव अधिकार का विशेष ज्ञान होगा, मानव अधिकार के विशेषज्ञ होंगे। विशेषज्ञ 3 ऐसे व्यक्ति जिन्हें मानव अधिकार का विशेष ज्ञान होगा, विशेषता रखते हैं, वो 3 व्यक्तियों को ये क्या करेंगे? उसमें सदस्य के रूप में नियुक्त करेंगे। ध्यान रखना 2019 के संशोधन के माध्यम से इसमें एक बात ये शामिल कर दी गई कि ये जो 3 मुख्य व्यक्ति जो आप चुन रहे हैं, विशेषज्ञ व्यक्ति चुन रहे हैं, इसमें से एक महिला का होना अनिवार्य होगा। महिला अनिवार्य होगी। कितनी? एक महिला इसमें अनिवार्य होगी। अब वो हो सकता है कि किसी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर महिला है तो उसको भी ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में अगर कोई महिला है तो उसको भी ले सकते हैं, या विशेषज्ञ में कोई 3 में से कोई एक भी महिला ये ले सकते हैं। इन 5 सदस्यों में एक महिला का होना अनिवार्य है, इसे आपको ध्यान रखना है। कहानी क्लियर करें एक बार और। अध्यक्ष की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रिटायर्ड वाला होना चाहिए, सेवानिवृत्त होना चाहिए।
वो इसका अध्यक्ष बन सकता है। और 2019 के संशोधन के माध्यम से ये बात भी शामिल की गई कि सुप्रीम कोर्ट का एक न्यायाधीश जो वर्तमान में काम कर रहा हो वो भी शामिल हो सकता है, या कोई ऐसा न्यायाधीश जो मुख्य न्यायाधीश नहीं था, रिटायर्ड हो चुका है, उसको भी ये शामिल कर सकते हैं अध्यक्ष के अंतर्गत। ठीक है। अगर हम बात करें किसकी, पूर्णकालिक सदस्यों की, तो 5 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, जिसमें से एक सदस्य होगा सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, कार्यरत हो सकता है या रिटायर्ड हो सकता है। दूसरा सदस्य होगा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, कार्यरत हो सकता है या रिटायर्ड हो सकता है। और 3 जो व्यक्ति होंगे जिन्हें मानव अधिकार का विशेष ज्ञान होगा, विशेषज्ञ व्यक्ति होंगे ह्यूमन राइट्स को लेके, उन व्यक्तियों को इसमें सदस्य के लिए नियुक्त किया जा सकता है। ऐसे कुल मिला के ये 5 लोग पूर्णकालिक सदस्य के रूप में काम करते हैं। इसके अलावा इन्हीं 5 में से एक महिला का होना अनिवार्य कर दिया गया है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की कोई न्यायाधीश महिला ले लो आप, चाहे वो हाई कोर्ट की कोई मुख्य न्यायाधीश महिला ले लो, या कोई विशेषज्ञ महिला ले लो, एक महिला का होना पूर्णकालिक में आवश्यक है। और ये पॉइंट 2019 में संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। संशोधन करते ही इसलिए हैं ताकि जो कमी रह गई है उसको हम क्या कर लें, पूरी कर लें। ठीक है। अब आ जाइए 7 पदेन सदस्यों में। इन 7 पदेन सदस्यों के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। 7 पदेन सदस्य, 7 पदेन सदस्य में कौन कौन शामिल होगा, इस बारे में आप चीज़ों को समझिएगा। ठीक है। चलिए पहले सदस्य की मैं बात करता हूँ। पहला सदस्य कौन कौन होंगे आप समझते जाना। एसटी आयोग का जो होगा अध्यक्ष, एसटी आयोग का अध्यक्ष जो होगा ये होगा इसका एक सदस्य। दूसरा सदस्य होगा एससी आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो इसका सदस्य होगा। तीसरा जो व्यक्ति होगा पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो इसका सदस्य होगा। चौथा व्यक्ति जो होगा महिला आयोग जो होगा, राष्ट्रीय महिला आयोग जो होगा उसका जो अध्यक्ष होगा वो इसका सदस्य रहेगा, पदेन सदस्य। 5वां व्यक्ति जो होगा राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष होगा, आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो इसका सदस्य बनेगा। और छठा व्यक्ति जो होगा विकलांगों को लेंगे, विकलांगों का जो मुख्य आयुक्त होगा, मुख्य आयुक्त होगा वो इसका क्या बनेगा, सदस्य बनेगा। कहानी केवल स्पष्ट है। वर्तमान में 6 लोग काम कर रहे हैं अभी इसके लिए। वर्तमान में पदेन सदस्य में 6 लोग काम कर रहे हैं, जबकि प्रावधान कितनों का है, 7 का है। वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो इसका पदेन सदस्य होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो भी इसका पदेन सदस्य होगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो अध्यक्ष होगा वो इसका पदेन सदस्य होगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्षा होगी वो इसकी पदेन सदस्य होगी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का जो अध्यक्ष होगा वह भी इसका सदस्य होगा। और विकलांगों के लिए, विकलांगों के रक्षाओं के लिए, विकलांगों के हितों की रक्षा करने के लिए जो आयुक्त होते हैं, विकलांगों के लिए आयोग नहीं है हमारे यहाँ, विकलांगों के लिए आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। और वो आयुक्त जो होगा इस राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक पदेन सदस्य होगा। पदेन का तात्पर्य सीधा स्पष्ट है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य संस्था में भी काम कर रहा है और वहाँ के लिए वो शपथ लेता है, और जैसे ही उस पद की शपथ लेगा ऑटोमेटिकली वो यहाँ का क्या बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। तो पदेन सदस्य का तात्पर्य होगा कि इन लोगों के लिए इस आयोग में सदस्य बनने के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है, या कोई अलग से शपथ नहीं है, कोई अलग से नियम कानून नहीं है। जैसे ही कोई व्यक्ति राष्ट्रीय मानव अधिकार में, जैसे ही कोई व्यक्ति महिला आयोग का अध्यक्ष बना, ऑटोमेटिकली वो कहाँ बन जाएगा, मानव अधिकार आयोग का सदस्य बन जाएगा, पदेन सदस्य। पदेन का तात्पर्य होता है कि कोई व्यक्ति किसी अन्य संस्था में अध्यक्ष या सदस्य के रूप में काम कर रहा था, जैसे ही वो वहाँ के अध्यक्ष या सदस्य का शपथ लेता है, वहाँ पे नियुक्त होता है, ऑटोमेटिकली वो कहाँ बन जाता है, यहाँ का पदेन सदस्य बन जाता है, सदस्य बन जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो नियुक्त होते हैं ऑटोमेटिकली रूप में, उन्हें कहते हैं हम पदेन सदस्य। क्लियर हुआ। जैसे राज्यसभा का सभापति होता है कौन, उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति बोलते हैं, हम उसको सभापति नहीं बोलते, पदेन सभापति बोलते हैं। क्योंकि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति,
और राज्यसभा का सभापति के लिए कोई अलग से प्रावधान नहीं है। भारत का जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति होगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का सभापति बन जाता है, इसीलिए उसे हम पदेन सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? पदेन सभापति। ठीक है, तो ये जो मुख्य रूप से 6 व्यक्ति हैं, ये 6 की 6 लोग यहाँ के क्या कहलाएंगे? पदेन सदस्य कहलाएंगे। वर्तमान में 6 हैं, कायदे से देखा जाए तो 7 पदेन सदस्य इसमें होने चाहिए। एक कौन होगा ये आपको अपडेटेड मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस आयोग के बारे में हमने आयोग की संरचना देख लिया, उसके अध्यक्ष, सदस्य और पदेन सदस्य देख लिए। अब इसके बाद देखेंगे हम उन सदस्य अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा। नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति की बात करते हैं। अगर इस अधिनियम की 1993 के मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसकी धारा क्रमांक 4 में आपको नियुक्ति से संबंधित प्रावधान देखने को मिलेंगे, नियुक्ति से संबंधित उपबंध आपको देखने को मिलेंगे। धारा क्रमांक 3 में आपने देखा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन और राष्ट्रीय मानवाधिकार का मुख्यालय, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की संरचना के बारे में आपने देखा था धारा क्रमांक 3 में। धारा क्रमांक 4 में जो अध्यक्ष सदस्य दिए गए हैं उनकी नियुक्ति कौन करेगा, उनको अपॉइंटमेंट कौन देगा, उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। ध्यान रखेंगे, इसी अधिनियम की धारा क्रमांक 4 में नियुक्ति से संबंधित जो प्रावधान दिया गया है उसमें साफ स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि इन अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति लिखित या मुद्रित हस्ताक्षर द्वारा अपॉइंटमेंट इनको करेगा। इनकी नियुक्ति कौन करेगा? भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति करेगा। परंतु इसके लिए विशेष प्रावधान है कि जो राष्ट्रपति होगा वो अपनी मनमर्जी से किसी भी व्यक्ति को इसमें नियुक्त नहीं करेगा, ना तो अध्यक्ष के लिए ना तो सदस्य के लिए। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और उस उच्च स्तरीय समिति में कौन कौन व्यक्ति होंगे ये आपको पता होना चाहिए। एक चयन समिति होगी, चयन समिति होगी नियुक्ति करने के लिए जो व्यक्ति के नाम की सिफारिश करेगी, जो व्यक्ति के नाम की सिफारिश करेगी। और उस चयन समिति में कौन कौन होंगे? मुख्य रूप से आप देखें तो 6 सदस्यीय चयन समिति होती है। ये 6 सदस्यीय चयन समिति होगी। कौन कौन होगा इस चयन समिति में? देखेंगे आप, भारत का प्रधानमंत्री इस चयन समिति का अध्यक्ष होगा। भारत का जो गृह मंत्री होगा, गृह मंत्री जो होगा वह इसका क्या होगा? सदस्य होगा। लोकसभा का जो सभापति या लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं? सभापति भी कह सकते हैं, यह भी इसका क्या होगा? सदस्य होगा। राज्यसभा का यहाँ पे चीजें ध्यान रखने वाली बात है। राज्यसभा का जो उप सभापति होगा, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं, उप सभापति। राज्यसभा का उप सभापति जो होगा वो इस समिति का सदस्य होगा। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे यही है, आगे समझाऊंगा आपको। इसके अलावा देखो, पहला पीएम हो गया जो कि अध्यक्ष होगा, गृह मंत्री हो गया जो सदस्य होगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा या जिसको हम सभापति कहते हैं वह इसका सदस्य होगा, राज्यसभा का उप सभापति जो होगा वो इसका सदस्य होगा। इसके अलावा लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का जो नेता होगा वह भी इसका क्या होगा? सदस्य होगा। इसके अलावा राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होगा वह भी इसका क्या होगा? सदस्य होगा। अब समझ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 लोगों से मिलकर ये समिति बनेगी जो कि चयन समिति कहलाएगी। बहुत उच्च स्तर की एक चयन समिति बनती है ये। और इस चयन समिति का, इस समिति का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? भारत का प्रधानमंत्री होगा, जो इस चयन समिति का सदस्य तो है ही है, साथ ही साथ उस समिति की अध्यक्षता भी करेगा। इसके अलावा इस समिति में कौन कौन होगा? भारत का केंद्रीय गृह मंत्री जो होगा, जैसे वर्तमान में हमारे यहाँ अमित शाह हैं, वो इसके क्या होंगे? सदस्य होंगे। नरेंद्र मोदी भी इसका अध्यक्ष होगा। इसके अलावा देखेंगे लोकसभा का अध्यक्ष, वर्तमान में जैसे हमारे यहाँ श्री ओम बिरला जी हैं, वो इसके क्या होंगे? लोकसभा के अध्यक्ष, जिन्हें हम लोकसभा का सभापति कहते हैं।
वो भी इसके सदस्य होंगे। इसके अलावा राज्यसभा का उपसभापति, ये पेपर में एक बार पूछा भी गया था कि निम्नलिखित में से चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता, जिसमें राज्यसभा के उपसभापति की जगह राज्यसभा का सभापति दे दिया था उन लोगों ने। और अब भी थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि राज्यसभा का जो सभापति होता है वो भारत का उपराष्ट्रपति होता है और वो भी पदेन सभापति होता है। तो वो तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका सदस्य तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वह इसका क्या बनेगा, सदस्य बनेगा। इसके अलावा लोकसभा में विपक्ष का जो नेता होगा वो इसका सदस्य होगा, राज्यसभा में जो विपक्ष का नेता होगा वो इसका सदस्य होगा। ये 6 लोगों की समिति मिलके जिस व्यक्ति का नाम सिफारिश करेंगे उस व्यक्ति को राष्ट्रपति मानव अधिकार के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए बुला सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उनकी सलाह पर, उनसे सिफारिश करके, उनकी अनुमति से, उनकी सलाह पर चयन समिति में एक न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता है। और वो न्यायाधीश कौन हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो सकता है वो, या हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो सकता है। और कौन से न्यायाधीश होंगे? ये कार्यरत न्यायाधीश होंगे, ना कि रिटायर्ड होंगे। और किसकी सलाह पे काम करेंगे? ये सुप्रीम कोर्ट के CJI की सलाह पर इनकी नियुक्ति होगी। चीज़ें स्पष्ट करके चलिएगा कि इस समिति में मुख्य रूप से देखा जाए तो 6 लोग हैं। प्रधानमंत्री जो कि समिति का अध्यक्ष होगा, केंद्रीय गृह मंत्री जो कि समिति का सदस्य होगा, उसके अलावा लोकसभा का सभापति, राज्यसभा का उपसभापति, लोकसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता। ये 6 लोग मिलकर एक समिति बनाएंगे जिसे हम उच्च स्तरीय चयन समिति कहते हैं। अगर चयन समिति को लगता है कि हमारी समिति में कोई न्यायाधीश लेवल का कोई बंदा होना चाहिए, व्यक्ति होना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेके, उनसे परामर्श करके, उनकी अनुमति से एक न्यायाधीश की भी नियुक्ति कर सकते हैं। और वो न्यायाधीश कैसा हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का कोई कार्यरत न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश नहीं, कार्यरत न्यायाधीश, या हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश। ये दोनों में से कोई भी जो उनको उचित लगता है, जिसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सलाह के द्वारा बोलेंगे कि ठीक है इसको ले जा लो, ये काम का है, या इसको ले जा लो, ये काम का है। इनमें से जिसे आपको चाहिए वो ले जा लो। उनकी सलाह पे आप एक न्यायाधीश की भी यहाँ पे नियुक्ति कर सकते हैं। और ध्यान रखना, ये चयन समिति के बारे में भी धारा क्रमांक 4 में ही दिया गया है। और ये चयन समिति जिस व्यक्ति की सिफारिश करेगी उस व्यक्ति की नियुक्ति धारा क्रमांक 4 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के रूप में नियुक्ति करा देगा। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वर्ष 2019 में इस आयोग के संबंधित जो अधिनियम है 1993 का, उसमें संशोधन किया गया। और उस संशोधन में ये भी कह दिया गया कि जो चयन समिति द्वारा जिस व्यक्ति को, या राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को अध्यक्ष के लिए नियुक्त करेगा, वह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगा। पहले 2019 के पहले जो व्यक्ति एक बार अध्यक्ष बन जाता था वो फिर कभी 2 बार अध्यक्ष नहीं बन पाता था, या जो व्यक्ति एक बार सदस्य बन जाता था वो पुनः फिर से सदस्य नहीं बनता था। परंतु अब 2019 के बाद जो संशोधन किया गया है उसमें ये स्पष्ट कह दिया गया है कि जो व्यक्ति एक बार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन जाएगा वह फिर से एक बार अध्यक्ष बन सकता है या फिर से सदस्य बन सकता है। तो पुनः नियुक्ति का भी इसमें क्या कर दिया गया है, उपबंध कर दिया गया है वर्ष 2019 के बाद। तो ये कहानी है आपकी नियुक्ति से संबंधित और धारा क्रमांक 4 से संबंधित। नियुक्ति देख लिए, इसके बाद देखेंगे त्यागपत्र। नियुक्ति तो कर दिए, अब देखेंगे हम इनका त्यागपत्र या पद से हटाया जाना। त्यागपत्र या पद से हटाया जाना, और ये प्रावधान दिया गया है धारा क्रमांक, अधिनियम की धारा क्रमांक 5 में। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा क्रमांक 5 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से मुक्त करना या पद से हटाने से संबंधित प्रावधान दिया गया है। चूंकि नियुक्ति कौन कर रहा है, राष्ट्रपति,
तो पद से मुक्त करने का अधिकार भी किसके पास होगा? राष्ट्रपति के पास ही होगा। ध्यान रखना, इन्हें राष्ट्रपति ही इनके पद से अलग कर सकता है। राष्ट्रपति ही लिखित अधिसूचना द्वारा इन्हें अपने पद से त्यागपत्र दिलवा सकता है। ध्यान रखना, इसके लिए भी एक बहुत जरूरी बात है, राष्ट्रपति मनमर्जी से किसी भी व्यक्ति को पद से नहीं हटा सकता। अगर कोई व्यक्ति दिवालिया हो जाए, कोई व्यक्ति उस पद की योग्यता में असमर्थ हो जाए, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से पागल हो जाए, कोई व्यक्ति अपंग हो जाए, कोई व्यक्ति उस पद की गरिमा के विरुद्ध में जाके काम कर दे, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति इस पद से मुक्त कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई भी अध्यक्ष सदस्य का कदाचार या असमर्थता अगर पाई जाती है, तब भी राष्ट्रपति उसको साबित कदाचार होने या असमर्थता के आधार पर हटा सकता है। तो दो मुख्य रूप से कारण ध्यान रखना। एक कारण तो हो गया आपका कि अगर वो उस पद में रहते हुए दिवालिया हो जाए, मानसिक प्रताड़ित हो जाए, पागल हो जाए, अपंग हो जाए, या फिर वो कहीं लाभ के पद में जाके काम करने लगे, तो इन आधारों पे भी राष्ट्रपति उसको उसके पद से अलग कर सकता है, चाहे अध्यक्ष हो या सदस्य हो। और इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को असमर्थता और साबित कदाचार के आधार पर भी उसके पद से पदमुक्त कर सकता है या त्यागपत्र दिला सकता है, हटा सकता है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि जब कभी भी राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्यों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाएगा, किस आधार पे? साबित कदाचार या फिर असमर्थता के आधार पर हटाएगा, तब ऐसी सिचुएशन में इसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ेगा, और परामर्श के उपरांत ही राष्ट्रपति अध्यक्ष या सदस्य को उनके पद से हटा सकता है। बात स्पष्ट हुई? सीधी सी बात है कि जब राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, जो कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य होगा, पदेन सदस्य की बात नहीं कर रहे हैं हम, पूर्णकालिक और अध्यक्ष की बात कर रहे हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति का अगर साबित कदाचार पाया जाता है या असमर्थता पाई जाती है, तो ऐसे आधार पाए जाने पे राष्ट्रपति सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा, और परामर्श करने के बाद उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, जब तक इस बारे में सिफारिश नहीं करके बताएगा नहीं, तहकीकात करके नहीं बताएगा कि हाँ ये व्यक्ति का साबित कदाचार साबित होता है या ये व्यक्ति असमर्थता है या असमर्थ है, इस आधार पे इनको अब हटा दो, जब तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं कहेंगे तब तक राष्ट्रपति उसको नहीं हटाएगा। और राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश ने कह दिया तो हटा देगा। तो इन दोनों कारणों को लेके राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से क्या करना पड़ेगा? कंसल्ट करना पड़ता है। आप सब जानते हैं आर्टिकल 145 में ये दी गई है पावर राष्ट्रपति के पास है कि राष्ट्रपति अगर किन्हीं मुद्दों पे परामर्श करना चाहे मुख्य न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से तो कर सकता है। 145 के तहत ही वो क्या करता है, इस मुद्दे को कहाँ पहुँचा देता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के पास, और उनसे परामर्श लेता है कि बताइए सर, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये व्यक्ति का साबित कदाचार है कि नहीं है, कोई इसने आचरण इसका भ्रष्ट तो नहीं है, एक बार चेक करके मुझे बता दो। तो मुख्य न्यायाधीश उसमें चेक करेंगे, और चेकिंग करने के दौरान अगर वो निर्दोष पाया जाता है, उसका कदाचार साबित नहीं होता है, तो उसको नहीं हटा सकते फिर, और अगर साबित होता है तो हटा सकते हैं। तो धारा क्रमांक 5 में आप देखेंगे इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का त्यागपत्र दिया गया है, और त्यागपत्र दिलाने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, केवल राष्ट्रपति के पास है। नियुक्ति देख लिए, त्यागपत्र देख लिए, अब आ जाएंगे इसके बाद हम किसमें? कार्यकाल में या पदावधि में। कार्यकाल या पदावधि, इसका तात्पर्य ये हुआ कि कोई व्यक्ति अपने पद में कितने साल तक रह सकता है, कोई व्यक्ति इस पद में रहते हुए कब तक काम करेगा, इसके लिए भी कुछ नियम कानून कायदे डिसाइड कर दिए गए हैं। अगर 2019 के पहले की कहानी समझें तो इस आयोग में जो अध्यक्ष सदस्य होते थे वो 5 वर्ष तक काम करते थे और अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक काम करते थे 2019 संशोधन के पहले। परंतु जब 2019 में संशोधन किया गया मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में,
2019 में संशोधन किया गया, तब ये कह दिया गया कि कोई भी व्यक्ति जो इस आयोग का अध्यक्ष होगा वो 3 वर्ष तक इस आयोग में काम करेगा या अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक काम करेगा। और ये सीमा अध्यक्ष और सदस्यों दोनों के लिए बराबर लागू किया गया। और इस बारे में प्रावधान अगर आप देखोगे तो धारा क्रमांक 6 है, जिसमें स्पष्ट रूप से आपको बताया गया है, धारा क्रमांक 6 में, जिसमें इस मानव अधिकार आयोग के कार्यकाल और पदावधि के बारे में बताया गया है, जिसमें कहा गया है कि मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य ऐसा व्यक्ति होगा जो इस पद में अधिकतम 3 वर्ष तक या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक इस पद में रह सकता है और उसके बाद इसे रिटायर्ड होना पड़ेगा। और जबकि आपने देखा है कि कोई भी व्यक्ति इसमें पुनः नियुक्त हो सकता है, परंतु अगर वो 70 वर्ष की उम्र क्रॉस करेगा तो वो पुनः नियुक्त नहीं होगा। समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति अगर 63 साल की उम्र में बन जाता है आयोग का अध्यक्ष, तो 63 से लेके 66 में उसको क्या हो जाना चाहिए था? रिटायर्ड हो जाना चाहिए था 3 वर्ष के बाद। 66 से लेके 69 तक एक बार फिर से बन सकता है वो, और 69 में फिर एक बार बन सकता है 1 साल के लिए, परंतु 70 वर्ष हो जाएगी तो फिर वो क्या हो जाएगा? रिटायर्ड हो जाएगा। तो पुनः नियुक्ति भी हो सकती है, परंतु 3 वर्ष और अधिकतम 70 वर्ष की उम्र तक के ही लिए। इसके बाद कोई भी अध्यक्ष सदस्य को उस पद में आसीन नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या होना पड़ेगा? वहाँ से रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ये थी इनकी क्या कार्यकाल के बारे में और इनकी पदावधि के बारे में। इसके बाद आप देखेंगे कि हमने इस आयोग की देख लिया, नियुक्ति देख लिया, त्यागपत्र देख लिया, इनका कार्यकाल देख लिया। अब समझेंगे इस आयोग में जो अध्यक्ष सदस्य होंगे उनकी सेवा शर्तें कौन डिसाइड करेगा। उनकी सेवा शर्तें इस अधिनियम की धारा क्रमांक अगर आप 8 देखेंगे, धारा क्रमांक 8 में देखेंगे तो उसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि अध्यक्ष और सदस्यों के लिए जो भी सेवा शर्तें होंगी, जो भी नियम कानून होंगे, वो निर्धारित करने का काम किसके पास होगा? केंद्र सरकार के पास होगा। आप जानते हैं चूंकि एक वैधानिक आयोग है, और वैधानिक आयोग मतलब कानून बनाया गया है, और कानून बनाने की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। और संसद का एक अहम हिस्सा होती है सरकार, और उसी सरकार के पास ये अधिकार है कि वो इस आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तें, नियम, वेतन, भत्ते सब निर्धारित करने का काम किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। दूसरी बात, अगर किसी व्यक्ति को एक बार अध्यक्ष या सदस्य नियुक्त कर दिया जाता है तो उस व्यक्ति की सेवा शर्तें या वेतन भत्ते में कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तात्पर्य ये हुआ कि किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए पर महीने के हिसाब से आपने नियुक्त कर दिए, और नियुक्त करने के बाद आप उसे कह रहे हैं कि नहीं भैया 5 लाख नहीं देंगे, हम 4 लाख ही देंगे। तो ये क्या हुआ? अलाभकारी परिवर्तन हो गया कि उसका 1 लाख का आप नुकसान कर रहे हैं, उसको हानि हो रही है। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य के तौर पे आप यहाँ पे नियुक्त कर देते हैं, उसके बाद उसके पद में रहते हुए कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ये है आयोग की मुख्य बातें जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं पेपर में। अब इसके बाद आमतौर पे आयोग के कार्य की बात करते हैं अपन, ठीक है। मानव अधिकार आयोग मतलब NHRC के कार्य अगर इसे धारा के माध्यम से देखें तो अधिनियम की धारा क्रमांक 12 में आयोग के कार्य दिए गए हैं। आयोग के धारा क्रमांक 12 में आयोग के क्या देखे गए हैं? आपको कार्य दिए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको समझना है, और कौन कौन सी बातें समझना है ये भी आप ध्यान रखें। क्या क्या आयोग के कार्य हो सकते हैं? चूंकि नाम ही आप समझ पा रहे हैं कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, तो मानव अधिकार से संबंधित कोई भी मामला होगा उसमें सुनवाई करने का, उसमें कार्रवाई करने का कार्य किसका होगा? NHRC का होगा। कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में मानव अधिकार से संबंधित पड़ा हुआ है और वो बहुत दिनों से लंबित पड़ा हुआ है, तो उस मामले को सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का हो, उनकी अनुमति लेके उस मामले की सुनवाई भी कौन कर सकता है? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कर सकता है। किसी व्यक्ति के मानव अधिकार से संबंधित मामलों की तहकीकात करने का काम कौन करेगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग करेगा। कोई व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और उस आतंकवादी गतिविधियों में शामिल व्यक्ति के मानव अधिकारों को सीमित करने का और उन्हें निश्चित करने का काम भी कौन करेगा? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग करेगा। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को आपने कहाँ पे रखा है? जेल में रखा है। किसी भी व्यक्ति को आपने कहाँ रखा है? पागल खाने में रखा है।
तो उन व्यक्तियों के जीवन में सुधार के लिए क्या उन्हें जेल में रख के कोई पिटाई तो नहीं कर रहा है उनकी, या कोई व्यक्ति पागल खाने में है तो उसके साथ कोई व्यवहार गलत तो नहीं कर रहा है, उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती तो नहीं की जा रही है। इन सभी के ऊपर भी नज़र रखने का और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में सुधार करने का काम भी कौन करता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। कुल मिला के बंदी प्रत्यक्षीकरण को लेके या बंदी गृह में जो लोग शामिल होते हैं, बंदी गृह में जिन्हें बंदी बना के रखा जाता है, उन बंदी गृह में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन में सुधार करने के लिए और उनके जीवन की रक्षा करने के लिए भी काम कौन करता है? उनके अधिकारों की रक्षा करता कौन है? मानवाधिकार आयोग। इसीलिए कहा जाता है मानवाधिकार आयोगों की रक्षा करने वाली कोई संस्था है तो वो कौन है? मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये इन मानवाधिकारों की क्या करता है? सुरक्षा करता है, रक्षा करता है। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे कि लोगों के बीच में मानवाधिकार को लेकर जागरूक करना, लोगों को प्रचार प्रसार करना कि भैया तुम्हारे मानवाधिकार ये हैं, ऐसा मत करो, ये नहीं करो। लोगों के बीच में मानवाधिकार को लेके उनके प्रति जानकारी बढ़ाना, ये काम भी मानवाधिकार आयोग का ही है। ये कुछ ऐसे इसके मुख्य कार्य हैं जो कि धारा क्रमांक आपको 12 में दिए गए हैं। ठीक है। अब एक बात यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आयोग की अगर हम कार्यवाही की बात करें, कार्यवाही की अगर बात करें, कोई भी मामला जब आयोग में आएगा, मानव अधिकार आयोग में आएगा और वो मामला मानव अधिकार के हनन का मामला है, तो उस पर कार्यवाही या सुनवाई करने का काम किसका होगा? मानव अधिकार आयोग का होगा। परंतु इसके कार्य को सीमित कर दिया गया है, इसकी कार्यवाही की शक्ति को सीमित किया गया है। क्या सीमित किया गया है? कि आयोग केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई करेगा, केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई करेगा, उन्हीं मामलों की सुनवाई करेगा, सुनवाई या उन्हीं मामलों के लिए कार्रवाई करेगा जो पिछले 1 साल के अंदर हुआ हो, पिछले 1 साल के भीतर हुआ हो। इसका तात्पर्य ये हुआ कि मामला अगर 1 साल से पुराना है, 1 साल से अधिक वाला मामला है, कि जैसे अभी 1 तारीख कौन सी है? आज की तारीख, जैसे मान के चलो 2021 है, तो आयोग में केवल वही मामला आएगा जो 2020 से लेके 2021 के बीच में घटित हुए हैं। कोई मामला अगर 2018 या 19 का होगा तो वो मामले की सुनवाई कौन नहीं करेगा? आयोग नहीं करेगा। कि मामला आयोग केवल उन्हीं मामलों को सुनेगा, आयोग केवल उन्हीं मामलों में कार्रवाई करेगा जिनका 1 साल से ज़्यादा समय ना हुआ हो। तात्पर्य कोई मामला अगर 1 साल से पुराना मामला है, कोई मामले को घटित हुए मतलब 2-3 साल हो चुके हैं, उन मामलों की सुनवाई नहीं करेगा। वो मामला अभी रिसेंट 1 साल के भीतर का होना चाहिए। उन्हीं मामलों की सुनवाई करने के लिए बाध्य है कौन? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ये इसकी क्या है? सीमा कर दी गई है। चूँकि ये एक न्यायिक अधिकरण है, एक प्रकार का न्यायिक प्रकृति का एक आयोग है, तो स्वाभाविक सी बात है ये एक बहुत बड़े लेवल पे काम कर सकता था। परंतु ये एक इसकी सीमा निर्धारित कर दी गई है कि आयोग केवल उन्हीं मामलों की सुनवाई करेगा जिन मामलों को घटित हुए 1 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उन्हीं मामलों की सुनवाई करेगा। तो ये एक इसकी क्या है? सीमा है। और आयोग के कार्य आप लोगों ने देख लिए। इसके अलावा आयोग जब सुनवाई करेगा तो आयोग सुनवाई करने के बाद निर्णय नहीं लेता, केवल और केवल सिफारिश करेगा। कोई पीड़ित व्यक्ति जिसका मानवाधिकार से संबंधित कोई मामला आया है और उस मामले की सुनवाई करने के बाद आयोग ने ये पाया कि हाँ इस व्यक्ति के मानवाधिकार का हनन हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के लिए वो क्या कर सकता है? सिफारिश कर सकता है। खुद पैसे नहीं देगा, पैसे दिलवाने का काम करवाएगा। खुद दंड नहीं देगा, दंड देने के लिए कह सकता है पर खुद दंड नहीं देगा। ठीक है। पैसे की सहायता खुद नहीं करेगा, आर्थिक मदद खुद नहीं करेगा, बल्कि उसके लिए सिफारिश करेगा सरकार से या उस व्यक्ति से जिसने किया है। तो आयोग की जो सिफारिश आयोग की जो प्रकृति है एक प्रकार की क्या है? परामर्शदात्री प्रकृति है, सिफारिश करने वाले आयोग की प्रकृति है। क्योंकि आयोग स्वयं खुद कुछ नहीं करेगा, केवल और केवल सिफारिश कर सकता है। यही क्या है? आयोग का कार्य है। इसके अलावा अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है, कोई 2 देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय संधि होती है जिसमें भारत भी शामिल है,
और उस संधि को, उस अंतर्राष्ट्रीय संधि को जब हमारे भारत देश में लागू किया जाएगा और लागू करने के बाद अगर किन्हीं व्यक्तियों के मानव अधिकारों का हनन होता है तो ऐसे सिचुएशन में भी मानव अधिकार आयोग क्या करेगा, उस संधि से संबंधित चीज़ों का क्या करेगा, उसमें थोड़ा सा संशोधन करने की कोशिश करेगा, उसमें थोड़ी सी नज़र बनाएगा और उसमें चीज़ों को सुधारने की कोशिश करेगा और गवर्नमेंट को ये सिफारिश करेगा कि देखिए सर, संधि तो ठीक है, ये समझौता भी ठीक है, दिक्कत वाली बात नहीं है, परंतु अगर हम इसको ऐसी ऐसी सिचुएशन में लागू कर रहे हैं तो इन लोगों के मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। चाहे कोई कानून हो, चाहे कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा हो, कोई मसौदा हो, कोई दस्तावेज हो, इन सब की तहकीकात, इन सब पे नज़र बनाएगा और इन सब की चेकिंग करने का काम करता है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, ताकि किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये बात है किसके अंतर्गत आएगी, आपकी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अंतर्गत ये बातें आएंगी। इसके अलावा एक प्रावधान और इम्पॉर्टेंट है इसमें, जो कि धारा क्रमांक 19 में दिया गया है। धारा क्रमांक 19 को अगर आप देखेंगे तो सशस्त्र बलों से संबंधित आप देखेंगे, सशस्त्र बलों के मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित मामलों के बारे में इसमें बताया गया है। सशस्त्र बल कौन कौन से होते हैं, आपकी जो आर्मी हो गई, नेवी हो गई और एयरफोर्स हो गई, ये क्या है, आपकी सशस्त्र बल हैं। आर्मी या थल सेना, नौसेना और वायुसेना, ये इनसे संबंधित अगर कोई व्यक्ति है और उसके द्वारा किन्हीं मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो इस मामले में भी आयोग के हाथों को बांध दिया गया है, इसकी शक्ति को सीमित किया गया है। अगर कोई कंपनी या कोई व्यक्ति डायरेक्ट किसी व्यक्ति के मानव अधिकारों का उल्लंघन करता है तो आयोग सीधे उसे पकड़ के उसके ऊपर कार्रवाई कर सकता है डायरेक्ट। अगर जांच करते समय, मामले की सुनवाई करते समय आयोग को लगता है कि कोई अधिकारी ने काम किया है, कोई अधिकारी द्वारा ऐसा काम किया गया है या किसी दस्तावेज की उसे आवश्यकता पड़ती है, तो आयोग के पास जांच के दौरान इतनी शक्ति होती है कि उस लोक सेवक को भी बुलवा सकती है, वो उन सभी दस्तावेजों को भी बुलवा सकती है जिन जिन सरकारी कार्यालयों में उसे आवश्यकता पड़ती है, वहाँ के लोगों को, वहाँ के दस्तावेजों को, हर व्यक्ति को बुला सकती है। परंतु धारा 19 में एक स्पेशल प्रावधान है सशस्त्र बलों को लेके, स्पष्ट कह दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति सशस्त्र बलों से संबंधित है, मतलब आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से संबंधित है और उसके माध्यम से कोई मानव अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी सिचुएशन में आयोग के कार्य, आयोग की शक्तियाँ सीमित कर दी गई हैं। और ऐसी सिचुएशन में आयोग क्या करेगा, आयोग केवल केंद्र सरकार से सूचना लेगा, उस बारे में केंद्र सरकार से रिपोर्ट लेगा और उसमें सिफारिश कर देगा, डायरेक्ट काम उसके ऊपर नहीं करेगा। केंद्र सरकार के से क्या लेगा, उसके लिए सिफारिश लेगा, रिपोर्ट लेगा, क्योंकि केंद्र सरकार को तो पता ही है कि इस व्यक्ति ने ये कर दिया है। उस व्यक्ति से संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार से पाएगा और आयोग उसमें फिर अपनी सिफारिश करेगा कि भैया इसने ऐसा ऐसा करा है, ऐसा ऐसा कर लो। डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। धारा क्रमांक 19 में सशस्त्र बलों से संबंधित मानव अधिकार के उल्लंघन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। साल भर आयोग ने क्या काम किया, धारा क्रमांक 20 देखेंगे इस अधिनियम की, धारा क्रमांक 20। तो साल भर आयोग ने क्या काम किया, मतलब वार्षिक रिपोर्ट की अगर हम बात करें, वार्षिक रिपोर्ट की अगर हम बात करें आयोग की, तो साल भर आयोग ने क्या काम किया, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करेगा, सीधे जाके केंद्र सरकार को जाके पेश करेगा। साल भर क्या काम किया इस मानव अधिकार आयोग ने, कितने लोगों को न्याय दिलाया, कितने लोगों के मानव अधिकारों से संबंधित उनको रक्षा कराई, कितनों को क्षतिपूर्ति दिलाई, कितनों को आर्थिक सहायता कराई, ये सारी की सारी चीज़ें एक वार्षिक रिपोर्ट में बनाना पड़ेगा। और उस वार्षिक रिपोर्ट को कहा जाता है एनुअल रिपोर्ट, जिसे ये कहाँ ले आके देंगे, केंद्र सरकार को देंगे। फिर केंद्र सरकार इस रिपोर्ट को संसद में पटकेगी, संसद में फिर बहस वहस होगी, ये एक अलग कहानी है। तो वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे, ये केंद्र सरकार को। और वार्षिक रिपोर्ट का प्रावधान अधिनियम की धारा क्रमांक 20 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। ठीक है, तो ये है आपका राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। इसमें आपने इसके कार्य समझे, इसमें आपने इसकी नियुक्ति समझी, गठन समझा, सब कुछ आपने इसमें समझा। एक बात और समझ लो, इसकी कुछ मुख्य बातें समझ लीजिए कि आयोग का जब गठन किया गया था वर्ष 1993 में, तब पहली बार इसका जो अध्यक्ष बना था उस व्यक्ति का नाम था रंगनाथ मिश्र। प्रथम अध्यक्ष की अगर मैं बात करूं, प्रथम अध्यक्ष
तो कौन बना था? चूंकि न्यायाधीश होगा तो न्यायाधीश रंगनाथ मिश्रा है, ठीक है। और वर्तमान में कौन है ये मैं आपको अभी बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। वर्तमान में, चूंकि वर्तमान अध्यक्ष जब आप पेपर देने जाएंगे तो शायद हो सकता है बदल जाए, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन होगा जब आप पेपर देने जाएंगे तो इसको एक बार चेक कर लेना, ठीक है। ऐसे वर्तमान में अगर देखा जाए तो A.K. मिश्रा हैं, अरुण कुमार मिश्रा हैं, परंतु नाम आप याद मत रखो, ठीक है। जब पेपर देने जाओगे तो एक बार चेक जरूर कर लेना कि हो सकता है शायद बदल जाए, तो फिर क्या करोगे, ठीक है। तो ये है आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मुझे उम्मीद है कि आपको इस आयोग से संबंधित सारी बातें समझ में आई होंगी। इसके कार्य हमने देखा, इसके संरचना देखी, गठन देखा, नियुक्ति देखा, कौन व्यक्ति हो सकता है कौन नहीं हो सकता है, चयन समिति देखा, सब कुछ हमने यहाँ पे देखा, किन आधारों पे उसे हटा सकता है। ये सब बातें हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की। इसी के बाद धारा 20 के बाद धारा 21 लगेगी, और धारा 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रावधान के बारे में दिया गया है, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।